QKIS कंपोज योर ड्रीम। दोस्तों, क्विकाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी जीव विज्ञान क्लास 11 का 13वां चैप्टर देखेंगे, पादप वृद्धि और संवर्धन। इसमें हम लोग पादप हार्मोन्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से पौधों के हार्मोन्स होते हैं, पौधों की वृद्धि कैसे होती है, उनका परिवर्धन कैसे होता है, सबके बारे में यहाँ डिटेल में जानेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 11 एनसीईआरटी साइंस का 13वां चैप्टर है, पादप वृद्धि, पौधों की वृद्धि और परिवर्धन क्या है, हमें ये देखना है। इस पर ये भी देखना है कि पौधों के कौन कौन से जो है हार्मोन्स होते हैं और उनसे क्या क्रियाएं होती हैं, जो क्वेश्चन हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से देखना है, समझने की ज़रूरत है। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। लिखा हुआ है, आपने पहले ही अध्याय 5 के अंतर्गत फूल वाले पौधों के संगठन के बारे में अध्ययन किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि मूल मतलब जड़, तना, पत्तियां, फूल और बीज जैसी संरचनाएं कहाँ और कैसे पैदा होती हैं? ठीक है, ये सब कैसे पैदा होती हैं, इन सब के बारे में हमें यहाँ पर जानना है, और वह भी एक क्रमबद्ध तरीके से। अब आप बीज पौधा जो है, जो बिल्कुल अंकुरित पौधा होता है, पादपक छोटा पौधा और परिपक्व पौधे जैसे शब्दों से परिचित हो गए होंगे कि जैसे कौन कौन पौधे क्या क्या होते हैं। आपने यह भी देखा है कि सभी पेड़ समय के अंतराल में ऊंचाई और गोलाई जो चौड़ाई में लगातार वृद्धि करते हैं। तो जो पौधों की वृद्धि होती है वो ऊंचाई में भी होती है और गोलाई अर्थात चौड़ाई में भी होती है। जो पहले पतले होते हैं वो बाद में धीरे धीरे क्या होते हैं, मोटे होते चले जाते हैं। आगे लिखा है कि हालांकि उसी वृक्ष की पत्तियां, फूल और फल आदि न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई के होते हैं, बल्कि समय अनुकूलित वृक्ष से निकलने और गिर जाते हैं। ठीक है, यही प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है सदियों से। एक पौधे में फूल आने की प्रक्रिया कायिक वृद्धि के बाद क्यों नहीं है, मतलब क्यों नहीं होती है? सभी पौधों के अंग विभिन्न तरह के ऊतकों से बने होते हैं। जितने भी पौधे होते हैं उनके जो अंग होते हैं वो अलग अलग टिश्यू के बने होते हैं। क्या एक कोशिका ऊतक अंग की संरचना और उसके द्वारा संपन्न जो है जाने वाली क्रियाकलाप के बीच कोई संबंध होता है? बिल्कुल होता है। उनमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। पौधे की सभी कोशिकाएं युग्मज की संतति और या वंशज होती हैं। अब तब सवाल यह उठता है कि क्यों और कैसे उसमें भिन्न भिन्न संरचनात्मक और क्रियात्मक विशेषताएं होती हैं। मतलब पौधों में जो संरचनात्मक विशेषताएं होती हैं और जो आपका क्रियात्मक विशेषताएं होती हैं वो क्यों होती हैं, एक सवाल ये पूछा गया। और सारे जो सवाल पूछे जा रहे हैं इन सब के उत्तर भी जो है इसी में आपको एक साथ एनसीईआरटी में मिलते भी हैं। आगे लिखा है, परिवर्धन दो प्रक्रियाओं का योग होता है, वृद्धि और विभेदन। तो जो परिवर्धन होता है, जो चैप्टर का नाम है, उसमें वृद्धि और जो है विभेदन, ये दोनों जो मिल जाते हैं तो उसे हम परिवर्धन कहते हैं। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मज एक निश्चित अंडा से शुरू होकर के एक निश्चित, सुनिश्चित और उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना होती है। यह प्रक्रिया के दौरान एक जटिल शरीर संरचना का गठन होता है जो जड़ों, पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलों और बीजों को उत्पादित करता है और अंततः वे मर जाते हैं। ठीक है, पौधे की वृद्धि के प्रक्रम का प्रथम चरण बीज का अंकुरण होता है। याद रखना, जब पौधे का वृद्धि होता है तो पहला चरण क्या होता है, तो पहला चरण होता है बीज का अंकुरण होता है, जब बीज से पौधे निकलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्रम से पूछा जा सकता है। आगे लिखा है, जब पर्यावरण में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो बीज अंकुरित हो जाता है। इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं होता है तथा जो है निलंबित वृद्धि अथवा जो है प्रसुप्त काल में चला जाता है। ठीक है, जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं तब बीजों में उपाचयन क्रियाएं जो है पुनर्वेशित हो जाती हैं तथा वृद्धि होने लगती है। तो पौधों में जो वृद्धि होती है सबको एक एक करके बताया गया है। आगे लिखा है, इस अध्याय में आप कुछ उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे जो इन परिवर्धन प्रक्रिया को संचालित और नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये कारक एक पौधे के लिए आंतरिक और बाहरी होते हैं। ठीक है, वो आंतरिक भी हो सकते हैं और बाहरी भी हो सकते हैं। ठीक है, अब
आगे अभी जो है देख सकते हैं कि पौधों की वृद्धि कैसे होती है, तो उसको एक एक अलग अलग जो है प्रक्रिया के माध्यम से अलग अलग चरण में दिखाया गया। तो पहला चरण आप देख सकते हैं, बीज जो है जमीन के अंदर है, फिर इसके बाद उससे जो है जड़ आप देख सकते हैं विकसित होती है, और फिर उससे जो है यहाँ पर पत्ती जो है निकलना शुरू हो जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बीज यहीं पर रह गया और दो उससे पत्तियां निकल गई। अब आप देखेंगे फिर जो है धीरे धीरे जड़ भी गहराई की ओर जा रही है और धीरे धीरे जो है उनका विकास पौधों का हो रहा है। तो पौधों की वृद्धि का एक यहाँ पे क्रम दिखाया गया है, उसी चीज़ को हमें यहाँ पे समझना है, जानना है, और ये कैसे होता है इनके बारे में हमें और डिटेल में हम जानेंगे, क्योंकि हार्मोन्स इसमें होते हैं। पौधों के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिखा हुआ है आगे वृद्धि। अब वृद्धि की बात करते हैं। एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत और सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में जो है जाना जाता है। वृद्धि क्या है, ठीक है। वृद्धि को एक अवयव या अंग या उसके किसी भाग या यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में जो है क्या करते हैं, जो है अनपटल मतलब अनियमित अस्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। समांतर वृद्धि उपाचयी प्रक्रियाओं उपचय और अपचय दोनों से जुड़ा होता है। जो वृद्धि होती है उसमें जो है वृद्धि कभी होती है कभी कमी होती है, दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है, तो ऊर्जा व्यय इसमें होती है, ठीक है। इसीलिए एक पत्ती का विस्तार जो है वृद्धि है। आप एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालने से हुए फैलाव या विस्तार का वर्णन कैसे करेंगे। तो इस तरह के होमवर्क बच्चों को दिया गया है कि कैसे आप एक वृद्धि या विस्तार के बारे में जान सकते हैं। अब यहाँ लिखा है आगे, पादप वृद्धि प्रायः जो है क्या होती है, अपरिमित होता है, ठीक है। कैसे लिखा है कि पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है, बहुत धीरे धीरे प्रक्रिया होती है, बहुत धीरे धीरे जो है पौधे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, हम उनका आभास भी नहीं कर सकते हैं। लिखा है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं, मतलब वो जीवन भर जो है असीमित वृद्धि उनमें लगातार होती रहती है। इस क्षमता का कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर क्या होता है, मेरिस्टेम जो है ऊतकों की उपस्थिति होती है। कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो उनको असीमित वृद्धि पूरे जीवन काल तक उनमें करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे जो है विभेजोतकों की कोशिकाओं में जो है विभाजन और जो आपका स्वस्वस्थता निरंतरता की क्षमता होती है। हालांकि यह उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी विभाजन क्षमता उनमें क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती हैं वे पादप शरीर की रचना करती हैं। इस प्रकार की वृद्धि जहां पर विभेजोतक की क्रियात्मकता से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। क्या होगा जब विभेजोत्तर तक विभाजन बंद हो जाए, क्या कभी जो है ऐसा होता है। तो जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आगे बताया जाएगा। तो जो पौधों में वृद्धि होती है वो असीमित तरीके से होती है और धीरे धीरे वृद्धि होती है, और वृद्धि में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, टिश्यू की होती है। उसी चीज़ को यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पौधे के अलग अलग भाग है, तो पौधे के दो भाग होता है। जो नीचे वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं, याद रखना, उसे हम मूल कहते हैं, ये आपका देख सकते हैं। और जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम प्रौढ़ कहते हैं, जहाँ से आपका तना होता है, पत्तियाँ होती हैं। तो पौधे के दो अलग अलग भाग होते हैं, मैंने पहले ही चैप्टर में आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। आगे लिखा है, आपने पिछली कक्षाओं में मूल शिकाग्र जो है विभाजोत्तक तथा प्रौढ़ जो है जो शाखाओं को जो है विभाजित स्तर पर जो है हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया भी, ठीक है। ये पौधों की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं और मुख्यतः पौधे के जो है अक्ष के समानांतर दीर्घीकरण में भागीदारी करते हैं, जो लगातार पौधे बढ़ते हैं। द्विबीज पत्ती और नग्न बीज पौधों में पार्श्व जो है बीजोत्तक और जो है संवहनी कैबियस और कार्क कैबियस जो है आपका जीवन में बाद में क्या होता है, प्रकट हो जाते हैं। जो बीजोत्तक तक जो है अंग की चौड़ाई पर बढ़ते हैं, जहाँ से वे क्रियाशील होते हैं, उसे द्वितीय वृद्धि के नाम से जाना जाता है। याद रखना, पौधे जो है लंबाई में बढ़ते हैं और चौड़ाई में बढ़ते हैं। तो लंबाई जो बढ़ते हैं उसे प्राथमिक वृद्धि, और जो चौड़ाई में बढ़ते हैं उसे हम द्वितीय वृद्धि के रूप में जानते हैं। इसी को चीज़ को वहाँ पर बताया गया है। अब लिखा है, वृद्धि माप योग्य क्या होता है पौधों में। तो लिखा है, कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। चूंकि जीव द्रव्य की वृद्धि को सीधे मापना कठिन होता है, तो जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो जीव द्रव्य की वृद्धि होती है वही पौधों की वृद्धि सीधे उसका मापन किया जाता है।
अतः कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है जो कम या ज़्यादा इसी के अनुपात में होता है। इसीलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। कुछ एक मापदंड ये हैं: ताजी भार वृद्धि, सूक्ष्म भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन और कोशिकाओं की संख्या आदि। ये कुछ ऐसी वृद्धि हैं, ये भी जो है मापदंड के रूप में हमें देखना पड़ता है। ठीक है, आगे लिखा है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक मक्के की मूल जो शाखाएं होती हैं वो विभोजतक में प्रति घंटे 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती हैं। किसमें? एक मक्के में, प्रति घंटे में। ठीक है, जबकि एक तरबूज में कोशिकाओं के आकार में वृद्धि 3,50,000 गुना तक हो सकती है। ठीक है, इतना तेजी से वो वृद्धि करते हैं। पहले वाले उदाहरण में वृद्धि को कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया गया है, जबकि बाद वाले मतलब तरबूज वाले में वृद्धि को कोशिका के आकार में बढ़ोतरी के रूप में जो है क्या किया गया है, बताया गया है। तो जो याद रखना, आपका मक्के में वृद्धि हो रही है वो संख्या में वृद्धि हो बताया गया है, लेकिन जो आपका तरबूज में वृद्धि हो रही है वो कोशिका के आकार को बताया गया है। ठीक है, मतलब दो प्रकार की वृद्धि यहाँ बता दी गई है। आगे लिखा है, एक पराग नालिका की वृद्धि लंबाई में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है, जबकि पृष्ठाधार पत्ती की वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बढ़त के रूप में जो है मापा जा सकता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हमें जानना और समझना है, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, वृद्धि के चरण। तो वृद्धि की अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है। पहला आपका है जो है विभोजोत्तकीय चरण, दूसरा आपका है दीर्घीकरण और तीसरा आपका है परिपक्व। तो पहले में बीजारोपण होता है, दूसरे में वो थोड़ा बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और तीसरे में वो परिपक्व हो जाते हैं। उसी चीज़ को जो है बताया गया है। अब हम इसे जो है मूलाग्र को देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैप के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कैसे इसको जो है समझाया गया है। ठीक है, क्योंकि वृद्धि को बताया गया है। पहला चरण जो आपका है जो बीज अंकुरित होता है, ठीक है, पहले हमें वो जानना है। ठीक है, लिखा है आपका है विभोजोत्तकीय चरण में कोशिकीय मूल जो है शिखाग्र और परोह जो है शिखाग्र दोनों में लगातार विभाजित होती है। तो एक तरफ याद रखना जो है तना के रूप में आगे बढ़ता है, एक तरफ आपका जड़ के रूप में। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीव द्रव्य से भरपूर होती है और व्यापक जो है सलक्ष्य केंद्रक को अधिकृत किए होती है। उनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक पतली और जो है प्रचुर जीव द्रव्य तंतु संयोजन के साथ जो है सेलुलाजिक होती है और विभोजक क्षेत्र के समीपस्थ ठीक जो है अगला जो है नोक से शुरुआत होती है, जो कि नोक से वहीं से क्या हो जाती है, उसकी शुरुआत हो जाती है। उसी चीज़ को ये बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका जो है कोशिका दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो कोशिकाएं इस चरण में क्या होती है, तेजी से बढ़ती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चरण में कोशिकाओं का बढ़ा हुआ राजधानी भवन, कोशिका विशालीकरण तथा जो है नौ कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशेषताएं होती हैं। पुनः जो है आपका शिखाग्र के आगे जब आगे बढ़ते हैं तथा अर्थात दीर्घीकरण की अवधि जब दीर्घ वो तेजी से पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, समीपस्थ अक्ष का भाग वह भाग स्थित होता है जो कि परिपक्वता का चरण में जो है रहा होता है। इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती हैं तथा उनकी भित्ति को मोटाई और राजधानी जो है चरम पर होती है। पिछली कक्षा में आपने अधिकतर जिन ऊतकों कोशिकाओं के प्रकार अध्ययन किया है वो इसी चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो याद रखना 3 चरणों में जो पौधों का विकास होता है उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पादप वृद्धि नियामकों का कायिकीय शरीर जो है क्रियात्मक प्रभाव को देखेंगे। तो याद रखना जो पौधों के हार्मोन्स होते हैं और वो पौधों में क्या काम करते हैं वो देखना है। पहला आपका है ऑक्सिस, ग्रीक शब्द ऑक्सेन जो है बढ़ना होता है। सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र जो है यूरिन से जो ये निकाला गया है। शब्द ऑक्सिस जो है इंडोल 3 जो है एसेटिक अम्ल तथा अन्य प्राकृतिक और कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि करने की क्षमता हो के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रायः तने और मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहाँ के क्रियाशीलता वाले भाग में जाता है। ऑक्सिस जैसे IAA और इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल पौधे से निकाला गया है। ठीक है, ये याद रखना ये ऐसा हार्मोन्स है जो पौधों की वृद्धि के लिए क्या करता है,
जो है उपयोग करता है। आगे लिखा है ऑक्सिस के उपयोग का एक विस्तृत दायरा है और ये जो है बागवानी और खेती में प्रयोग किए गए हैं। ये तीनों ही कटिंग कमलों में जड़ और फूलने और कटिंग में सहायता करती हैं जो पादप प्रवर्धन में व्यापकता से इस्तेमाल होती हैं। ऑक्सिस पुष्प को बढ़ावा देती हैं, तो जो पुष्प निकलते हैं वो ऑक्सिस नामक हार्मोन्स की वजह से होते हैं। जैसे अनानास में ये पौधों के पत्तों और फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाते भी हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तथा पुरानी और परिपक्व पत्तियों और फलों के जो है बिलगन को बढ़ावा देते हैं। उच्च पादपों में वृद्धि करती जो है अग्रस्थ कलिका पार्श्व जो है कलिकाओं की वृद्धि को अवरोधित करती हैं, जिसे क्या कहते हैं, आपका शिखाग्र प्रधानत्या कहते हैं। ठीक है, परो सिरों को हटाने तथा जो है प्रायः पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि होती है। यह बात व्यापक रूप से चाय रोपण और बाड़ बनाने में जो है लागू होती है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखना वो जो है नहीं तो गिर जाएंगे, वो पत्ते ऐसे जो चाय कटिंग वटिंग होती है वो जो पेड़ होते हैं वो गिर जाएंगे क्योंकि वो रोपण वाले होते हैं, इसलिए उनको बाड़ बना करके रोकने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे लिखा इसके साथ ही ऑक्सिस जो है अनिषेचक फलन को प्रेरित करता है। ठीक है, जिससे जो है उन्हें बीज बन सके। जैसे कि टमाटर में इन्हें व्यापक रूप से शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। 2D4 व्यापक रूप से द्विबीजपत्री खरपतवारों का एक नाश का कर देता है। ध्यान रखना, एक कीटनाशक की दवा का नाम है जो है क्या करते हैं, खरपतवार को नष्ट कर देते हैं, लेकिन एक बीजपत्री परिपक्व पौधों को प्रभावित नहीं करता है। इसका उपयोग मालियों के द्वारा लॉन को तैयार करने में किया जाता है। इसके साथ ही ऑक्सिस जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने और कोशिका के विभाजन में मदद करता है। तो एक तरह का ये क्या है, एक हार्मोन्स है जो पौधों की वृद्धि के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हार्मोन्स है जिब्रेलिस। जिब्रेलिस क्या करता है? जिब्रेलिस एक जो है अन्य प्रकार का प्रोत्साहक PGR है। ठीक है, PGR है मतलब यह हार्मोन्स है। 100 से अधिक जिब्रेलिस की सूचना विभिन्न जीवों में आ चुकी है, जैसे कि कवकों और उच्च पादपों में। इन्हें ही जो है A1 जो है A2 और जो है A3 में इसी तरह के नामित किया गया है। हालांकि GA3 वह जिब्रेलिस है जिसकी सबसे अधिक खोज की गई है और अभी भी सभी से अधिक सघनता से अध्ययन किया जाने वाला स्वरूप है। सभी GAS जो है अम्लीय होते हैं। ये पौधों में एक व्यापक दायरे की कायकी अनुक्रिया देते हैं। ये अक्ष की लंबाई बढ़ाने की क्षमता रखते हैं अतः अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाने में उपयोग किए जाते हैं। तो जिब्रेलिस क्या होता है, एक जो है हार्मोन्स होता है जो पौधों की वृद्धि में योगदान देता है। जिब्रेलिस सेब जैसे फलों को लंबा बनाते हैं ताकि वे उचित रूप ले सकें। यह जरा अवस्था को भी रोकते हैं, मतलब जो पौधे होते हैं अगर वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं तो उनको रोकते भी हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लग सकें और बाजार में मिल सकें। GA3 को आसो या शराब उद्योग में माल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट चीनी या शर्करा के रूप में एकत्र रहता है। गन्ने की खेती में जिब्रेलिस छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से होता ही है, कृत्रिम रूप से भी मिलता है। इससे 20 टन प्रति एकड़ ज़्यादा उपज बढ़ जाती है और GA छिड़कने पर जो है किशोर शंकु वृक्षों में परिपक्वता तीव्र गति से आती थी। पौधों की वृद्धि के लिए बहुत जिम्मेदार हार्मोन्स है, अतः बीज जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। और जिब्रेलिस चुकंदर, पत्ता गोभी, अन्य रोजरी स्वभाव वाले पादपों में जो है बोल्डिंग पुष्प से पहले जो है अंतःपर्व का दीर्घीकरण को बढ़ावा देती है, मतलब कि फूलों को बढ़ाने में भी योगदान देती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन्स है, इसके बारे में हमें याद रखना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हार्मोन्स है आपका साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स हार्मोन्स क्या है? लिखा है साइटोकिनिन्स अपना एक विशेष साइटोकिनेसिस जो कोशिका द्रव्य विभाजन में डालता है, कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है, कोशिका द्रव्य के लिए। और इसे जो है काइटेनिन जो है के रूप में भी जो है ऑटो ब्लेडेड हेरिंग में शुक्राणुओं में खोजा गया था। काइटेनिन पौधों में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है। यह देखना, ये काइटोनिन जैसे पदार्थों की खोज के क्रम में मक्का की वस्ट और नारियल दूध से जो है जियाटिन अलग किया जा सका। जियाटिन की खोज के बाद अनेकों प्राकृतिक रूप से प्राप्त साइटो जो है आपका किनिन्स तथा कोशिका विभाजन प्रोत्साहक पहचाने गए। प्राकृतिक साइटोकिनिन्स उन क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहां तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है।
उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो मूल शिकाग्र, विकासशील परोह, कलिकाएं और तरुण फल आदि ये उसके लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। यह नई पत्तियों में हरित लवक, पार्श्व परोह वृद्धि तथा जो है आपस्थानिक परोह संरचना में मदद करता है। साइटोकिनिन्स जो है शाखाओं के जो है वृद्धि के लिए जो है और उसके मजबूती के लिए छुटकारा दिलाता है, जैसे जो है पोषकों के संचारण को बढ़ावा देता है, जिससे पत्तियों की जरावस्था में देरी करने में मदद मिलती है। तो पौधों ये पत्तियों को रोकने में भी क्या करता है, मदद करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें इसको याद रखना है। ये सारे हार्मोन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है जो है एथिलीन। तो एथिलीन हार्मोन भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में क्या है तो लिखा है आपका कि एथिलीन एक साधारण गैसीय पीजीआर है। यह जरा अवस्था को प्राप्त होने वाले ऊतकों तथा पकते हुए फलों के द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित की जाती है। ठीक है, एथिलीन पौधों की अनुप्रस्थ क्षैतिज वृद्धि अंशों में जो फुलाव या द्विबीजीय जो आपका निवेदितों में अंकुर संरचना को प्रभावित करती है। तो जो नए अंकुर निकलते हैं पौधों में ये उसको प्रभावित करती है। आगे लिखा है जो है एथिलीन जरावस्था और विगलन को मुख्यतः पत्तियों और फूलों में बढ़ाती है या फलों को पकाने में बहुत प्रभावी होती है। जो फल पकते हैं वो इसी हार्मोन्स की वजह से पकते हैं, या कृत्रिम रूप से भी आता है। फलों को पकने के दौरान यह श्वसन की गति में वृद्धि करता है। श्वसन वृद्धि में गति की इस बढ़त को जो है क्लाइमेक्टिक श्वसन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये फलों को जो है पकाने में क्या करता है, अपना योगदान देता है। आगे लिखा है एथिलीन बीज तथा कालिका प्रसुप्ति को तोड़ती है। मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करती है। कौन? एथिलीन करती है। तथा आलू के कंदों को अंकुरित करती है। एथिलीन जो है गहरे पानी के धान के पौधों में पर्णवृत्त को तीव्र जो है दीर्घाकरण में को प्रोत्साहित करती है, मतलब वृद्धि में प्रोत्साहित करती है। यह पत्तियों तथा परोह के मतलब ऊपरी भाग के जो को पानी के ऊपर रखने में मदद करती है। इसके साथ ही एथिलीन मूल वृद्धि, जड़ों की वृद्धि तथा मूल रोमों को प्रोत्साहित करती है। अतः पौधे को अधिक अवशोषण जो है क्षेत्र प्रदान करने में भी ये क्या करती है, मदद करती है। एथिलीन अनानास को फूलने तथा फल समकालिका में सहायता करती है। तो जो अनानास फूलते हैं उसको भी एथिलीन ही जो है क्या करती है, फूलने में मदद करती है। ठीक है, आगे लिखा है एथिलीन अनेकानेक कायिकी प्रक्रियाओं को नियमित करता है। अतः यह कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाली पीजीआर है। सर्वाधिक व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाला यौगिक जो है एंथीफॉल है। एंथीफॉल जलीय घोल में आसानी से अवशोषित और पौधों के अंतर्गत संचालित होता है। ठीक है, तथा धीरे धीरे यह एथिलीन मुक्त करता है और जो है एंथीफॉन टमाटर और सेब के फलों को पकाने की गति को बढ़ा देता है। इसलिए आजकल देखा होगा इसका कृत्रिम रूप से इस्तेमाल करते हैं। तथा फूलों और फलों में विगलन को तीव्रता प्रदान करता है। कपास, चेरी और अखरोट में यह काम करता है। यह खीरों में जो है मादा पुष्पों को बढ़ाता है और जिससे फल की पैदावार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये याद रखना एथिलीन बहुत उपयोगी है और आजकल इसका बहुत व्यापक स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही हार्मोन से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा है आपका एबिसिसिक एसिड। एबिसिसिक एसिड भी क्या है, एक तरह का हार्मोन्स होता है। तो लिखा है जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि एबिसिसिक एसिड की खोज जो है किससे हुई है, विलगन और प्रसुप्ति को नियमित करने में उसकी भूमिका के लिए हुई थी। ठीक है, तो याद रखना ये पौधों के लिए इसकी खोज की गई थी। लेकिन अन्य दूसरे पीजीआर की भांति यह भी पादप वृद्धि और परिवर्धन में व्यापक दायरे में प्रभाव डालता है। यह एक सामान्य पादप वृद्धि और पादप उपाचय में निरोधक का काम करता है। ठीक है, तो यह भी एक हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, आगे लिखा है आपका ABA बीज के अंकुरण का ये निरोध करता है और बाह्य त्वचीय पट्टिकाओं में रंध्रों के बंद होने को प्रोत्साहित करता है। तो जो रंध्र बंद हो जाते हैं उसको जो है बंद होने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तथा पौधों को विभिन्न प्रकार के तनावों को सहने हेतु क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, इसी कारण इसे जो है तनाव हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि तनाव हार्मोन्स किसे कहते हैं। ठीक है, ABA बीज के विकास, परिपक्वता, प्रसुप्ति आदि में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रसुप्ति को प्रेरित करने के द्वारा ABA बीज को जल, सूक्ष्म तथा वृद्धि के लिए अन्य प्रतिकूल परिस्थिति से बचाव देता है। बहुत सारी परिस्थितियों में ABA
GAS के लिए एक जो क्या होता है विरोधक की भूमिका निभाता है। इसे भी हमें याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है, हम संक्षेप में कह सकते हैं कि पादपों की वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन के लिए एक या कई अन्य PGR कुछ न कुछ भूमिका निभाते ही हैं। यह भूमिकाएं क्या होती है, संपूरक की या फिर जो है क्या होती हैं, विरोधक की भी हो सकती हैं। ये भूमिकाएं व्यक्तिक, निजी और योगवाही हो सकती हैं। इसी तरह पौधों के जीवन में कई घटनाएं होती हैं। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स ही जो है कंट्रोल करते हैं। जहां एक से ज़्यादा PGR मिलकर के घटनाओं को प्रभावित करता है, उदाहरण के तौर पर बीज या कली का प्रसूतीकरण, जो है विलगन, जरावस्था, शिखर प्रभुत्व आदि। तो सब कुछ जिम्मेदार कौन होती हैं, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जो उनको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है आपका जो है ये PGR की भूमिका एक तरह के आंतरिक नियंत्रण में होती है। ये पौधों के आंतरिक नियंत्रण में सहायता करते हैं। याद करें कि जीनोमिक नियंत्रण और बाह्य कारक के साथ ये पौधे की वृद्धि और परिवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे बाह्य कारक जैसे कि तापक्रम और प्रकाश पौधे की वृद्धि और परिवर्धन को PGR के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। ऐसी कुछ घटनाओं का उदाहरण है जैसे बसंतीकरण, पुष्पन, प्रसूतीकरण, बीज अंकुरण, पौधों में गति। ये सब के लिए जिम्मेदार क्या होते हैं, यही हार्मोन जिम्मेदार होता है। हम लोग संक्षेप में प्रकाश और ताप दोनों बाह्य कारक के पुष्पन आरंभ करने की भूमिका को आगे पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बारे में अगले चैप्टर में इसको अच्छे से जानेंगे। तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीज़ था मैंने बता दिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।